नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पत्रकार के जीवन में कुछ दुर्लभ क्षण होते हैं, कुछ दुर्लभ मौके उन्हें मिलते हैं जिनको कवर करना, जहां पे मौजूद रहना उनके लिए गौरव का क्षण भी होता है, काम करने का अवसर भी होता है, चीज़ों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर होता है, उन घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर होता है। और मैं ये कहूँगा कि दुर्भाग्य से किसान दिल्ली में आकर एक आंदोलन करने पे मजबूर हुए हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में ये एक अवसर भी हम सबको मिल पाया है कि हम देश के अन्नदाता से मिल सकें। आमतौर पे पत्रकारों का जो दृष्टिकोण होता है या जो बड़े पत्रकार होते हैं वो किसानों से संपर्क कम ही कर पाते हैं, या यूँ कहें कि उनको इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक कोई प्रोडक्ट तो होते नहीं, ये कोई मार्केट भी नहीं होते हैं, ये टीवी के रूप में भी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े पत्रकार किसानों की जो समस्याएं हैं उनको कवर करना या उनको कवर करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, उनमें बैठे बड़े बड़े पत्रकारों को भी ये अवसर दिया है कि हम आपके दरवाजे पे आ गए हैं, आप आइए, हमसे बात करिए और हमारी समस्याओं के बारे में बात करिए और उसको दुनिया तक पहुंचाएं कि हम सबकी थाली में जो रोटी आती है उसको उगाने वाला जो अन्नदाता है वो किस हालात में है। दोस्तों, इस अवसर को दिल्ली ने किस तरीके से लिया है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर जो हरियाणा में आज पूरे दिन चर्चा में रहा है कि क्या खापें या खापों में जो लोग राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, क्या वो खापों के जो इनका आंदोलन है उसमें हिस्सा लेकर क्या किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर सकते हैं। क्योंकि आज पूरे दिन ये चला है और इसका जो अवसर है वो प्रदान किया है सांगवान खाप के जो अध्यक्ष हैं सोमवीर सांगवान जी, जो निर्दलीय विधायक हैं, सरकार को समर्थन दे रखा है उन्होंने, और आज उन्हें एकाएक घोषणा की कि वो चेयरमैनी से त्यागपत्र भी दे रहे हैं। दोस्तों, कल इनकी जो मीटिंग हुई थी खापों की, उस पूरी मीटिंग में मैं मौजूद रहा था सिर्फ ये देखने के लिए कि खापों का ये जो कदम है ये राजनीतिक रूप से कहाँ तक जुड़ा हुआ है और ग्राउंड पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन करने की क्षमताएं खापों की बची हैं। तो कल के जो पूरा अनुभव था और एकाएक जो सोमवीर सांगवान जी ने इस्तीफे की घोषणा जो की है और बहुत ही तेजी से एक जो पलटी मारना जिसे कहते हैं वो दिखाई है, उसको देख के सच में जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो डर उनका मुझे वाजिब लगता है। क्योंकि जो मीटिंग थी उस पूरी मीटिंग में कहीं भी इस तरह का सवाल ही नहीं उठा था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या इस्तीफा देकर खापों को आंदोलन में शामिल होना चाहिए। वो एक 30-40 खापों के प्रतिनिधियों की एक सामान्य सी बैठक थी। उस बैठक में जो सोमवीर सांगवान जी थे उन्होंने आते ही एक सुझाव दिया था कि हमें सबसे पहले एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर किसान नेताओं को जो लीड कर रहे हैं, मतलब इस पूरे आंदोलन को जो क्रांति दल जो है बीकेयू का, उसके जो नेता हैं, शीर्ष नेता, उनसे मिलना चाहिए, उनसे मिलकर पूछना चाहिए कि खापें आपकी इसमें कैसे मदद कर सकती हैं। जब उन्होंने ये प्रस्ताव आते ही रखा तो उस मीटिंग में मौजूद कई खाप के नेताओं के कान खड़े हो गए। उनको सीधा सीधा उनके बीच में यह मैसेज गया कि सोमवीर सांगवान जी का जो यहाँ आने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि सबसे पहले जो शीर्ष नेता है आंदोलन के, उनसे संपर्क साध लिया जाए और किसी न किसी तरीके से उनकी बीच में एंट्री हो सके। तो जो संकेत थे मीटिंग में वो ये गए सबसे पहले कुछ लोगों के दिमाग में कि सोमवीर जी इस आंदोलन में घुसकर खापों के माध्यम से और सरकार की बात वहां तक पहुंचाने का माध्यम बनना चाहते हैं। तो उनके इस प्रस्ताव को कई लोगों ने तुरंत ही वहां से काटा और ये कहा कि विधायक जी, आप एक खाप प्रतिनिधि के रूप में हमारी बैठक में आए हैं और हमारा सुझाव तो ये है कि हमें उनसे संपर्क करने की जगह अपनी तरफ से जो भी मदद हम कर पाए वो करनी चाहिए, क्योंकि वो तो आ चुके हैं, वो तो इतने दूर दूर से अपने घर बार छोड़ के हमारे लिए, हमारा किसान भाइयों के लिए वो लोग
दिल्ली आ चुके हैं, तो उनसे पूछना क्या है, हमें जो जो भी जरूरत लगे हम करें। तो सोमवीर सांगवान जी की जो बात थी वो वहीं पे कट गई थी। इसके बाद जो भी फैसले हुए वो आप सब लोगों ने पढ़े देखे होंगे, लेकिन पूरी मीटिंग में कहीं भी ऐसा ये नहीं था कि सोमवीर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या सोमवीर जी को सरकार से समर्थन वापस करना चाहिए। क्योंकि 2 महीने पहले पीछे जब ये कृषि कानूनों को लेकर जब सब कुछ चल रहा था, तो यही सोमवीर सांगवान जी इन कानूनों के समर्थन में सरकार का धन्यवाद कर रहे थे। ट्रैक्टर रैलियां तक इन्होंने निकाली हैं। तो मैं खुद भी अचंभे में था इनका एक तरफ से इस तरह से देखने में, लेकिन चूंकि इनकी बात खापों की मीटिंग में कट गई थी इसलिए वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आज ये जो इस्तीफे की इन्होंने, मैं एक इसको नौटंकी कहूंगा, ये जो की है, इसमें इसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब चल रहा है कि किसी तरीके से अपने आदमी एक संवाद का जरिया सरकार बनाए। सबकी एक रणनीति होती है, किसानों के जो नेता हैं उनकी भी सरकार से बातचीत की एक रणनीति होती है। तो हो सकता है सरकार की भी ऐसी रणनीति रही हो, लेकिन जो सिस्टम मैं समझ पाया हूँ किसान आंदोलन का, अभी तक 3 दिन से ये लोग बॉर्डर पे हैं और आ जा रहे थे। शुरू से ही मैं लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी सरकार का नुमाइंदा हो या किसी भी तरह के खापों के माध्यम से हो या पंचायतों के माध्यम से हो, मुझे ये आंदोलन हाईजैक होने लायक तो अभी लगता नहीं है। क्योंकि उन्होंने बड़ा ही एक जो आंदोलन की शुरुआत से एक बड़ा सिस्टम बना रखा है। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जिस तरह के कपड़े वो किसान नेताओं ने पहन रखे थे, वो वैसे कपड़े तो हमारे यहाँ मंडल स्तर का नेता भी मतलब उससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है। तो वो जो शीर्ष नेता है, अगर ये इतना बड़ा आंदोलन अगर खड़ा हो पाया है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस आंदोलन का नेतृत्व जिन जिन लोगों के हाथ में है वो खुद भी न केवल एक किसान है बल्कि बहुत ही सामान्य से लोग हैं। और वो सामान्य लोगों का जो ट्रस्ट है किसानों का उन पे इसलिए बन पाया है क्योंकि वो भरोसे के आदमी हैं। तो उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि कुछ लोग आएंगे इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी किसी भी कोशिश को योगेंद्र यादव जी तक को उन्होंने अपने आंदोलन में नहीं एंट्री करने दी है। तो एंट्री की तो हाईजैक तो मुझे ये आंदोलन लगता नहीं है। इसलिए खापों में जो प्रतिनिधि थे उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मैं उस मीटिंग को बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन ये उस मीटिंग के बाद ये इस्तीफे का जो खेल चल रहा है, ये लोगों को सोचने के लिए विवश करता है कि कहीं ये प्रायोजित कार्यक्रम तो या कुछ इसके पीछे साजिश तो नहीं है। वाजिब है जब ऐसे अप्रत्याशित से काम होंगे तो उस पे सवाल उठते हैं। अब दूसरे सबसे बड़े सवाल पे एक चर्चा करते हैं दोस्तों कि दिल्ली इन किसानों से क्यों डरी हुई है। और दिल्ली की जो पत्रकारिता है, आज वहाँ पे मुझे कुछ स्थानीय पत्रकार मिले जो दिल्ली के आसपास के जो ग्रामीण एरिया हैं उनको कवर करते हैं। वहाँ पे कुछ युवा जो स्थानीय कारोबारी हैं उनसे बातचीत आज करी, तो उन लोगों ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे 2 तरह के ओपिनियन, 2 तरह के चीजें देखने को मिल रही है। आंदोलन जहाँ पे हो रहा है टिकरी बॉर्डर के इस तरफ ग्रामीण भारत है पूरा, आप ये समझ लीजिए कि इनकी पूरी सिंपैथी किसानों के साथ है। फैक्ट्री वालों ने अपनी फैक्ट्रियों के शौचालय खोल दिए हैं, स्थानीय लोग अपने घरों से खाना बनाकर किसानों के लिए ला रहे हैं, कोई दूध दे के जा रहा है, कोई फल दे के जा रहा है, कोई भंडारा लगा रहा है, किसानों के लिए हर संभव वहाँ के लोग मदद कर रहे हैं। तो ये इधर का जो हिस्सा है ये ग्रामीण भारत है और टिकरी बॉर्डर से उधर का जो हिस्सा है वो शहरी भारत है। देहाती वर्षित शहरी का मसला है ये। उधर के लोगों ने इधर झांक कर नहीं देखा है, इधर के लोगों को उधर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो उधर के जो लोग हैं उनमें जो एक डर है, उनको ये डर है कि अगर किसानों की एंट्री दिल्ली में होती है तो उनका अमन चैन छिन सकता है। हालांकि किसानों ने इतना सिस्टमैटिक ढंग से आंदोलन चल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि रास्ते के अलावा किसी को कोई समस्या किसान दे रहे होंगे। बहुत ही सभ्य तरीके से बात करते हैं और ये एक मैंने कहा कि ये दुर्लभ क्षण है जब आप सीधे अंधता से मुलाकात कर सकते हैं, उसकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उसकी तकलीफों को जान सकते हैं। तो उस तरफ का जो भारत है वो टीवी स्टूडियो वाला भारत है। वहाँ पे जो पत्रकार हैं वो चैनलों पे बैठ के या फिर अपने उनके खुद के सोशल मीडिया जो मंच उन्होंने डेवलप कर लिए हैं उन पे सारा दिन किसानों को जहर उगलते हैं और इस जहर में वो कांग्रेस पार्टी को भी ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस का आंदोलन है। लेकिन मुझे इतनी कमजोर सी एक पार्टी अगर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रही है तो मतलब ये एक बेसिकली बुनियादी सवाल ही गलत है। कांग्रेस की अगर इतना ही बड़ा आंदोलन खड़ा करने की हैसियत होती तो आज वो
देश में इस हालात में थोड़ी होते। तो उनको अब ये जो ड्रामेबाजी है ये छोड़कर किसानों से सीधी बातचीत करनी चाहिए और टीवी स्टूडियो से में बैठे जो नामचीन लोग हैं उनको बाहर निकलना चाहिए। अन्नदाता उनके दरवाजे पे है, उनको अन्नदाता से बातचीत करनी चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो आपत्तियां हैं, उनको सुनाने का उनको अधिकार है और वो काम आज बखूबी कर रहे हैं। तो दिल्ली डरे ना, किसानों से बातचीत करे और उनको शाहीन बाग या खालिस्तानी प्रूव करने की बजाय वो इस बात को समझे कि असल में दिक्कत क्या है। क्योंकि जो रोटी है वो गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। रोटी तो तभी हमारे मुंह में आएगी जब खेत में किसान उसको उपजाएगा अन्न को, और उसके बाद वो रोटी बन के हमारे सामने आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या खापें इस आंदोलन को हाईजैक कर सकती हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। पूरा सिस्टम किसानों ने इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रखा है कि ये कोई उसको हाईजैक नहीं कर सकता है। दूसरी बात, दिल्ली इसलिए डरी हुई है कि किसान, जब भी बातचीत होती है, किसान कहते हैं कि हमारे पास 4 महीनों का राशन है, हम 6 महीने भी यहाँ रुक सकते हैं। वो रुक भी सकते हैं, वास्तव में वो इस तरह की तैयारी करके लेके हैं और इसी बात से दिल्ली डर जाती है। दिल्ली सोचती है कि ये 6 महीने बैठे रहेंगे तो हम क्या करेंगे। वहां के पत्रकारों को भी पसीने आ जाते हैं इसको लेके कि ये तो 6 महीने रुकने आए हैं, ये तो 6 महीने रुकने। अब टीवी में जब देखेंगे तो उनके एजेंडे चलते हैं कि 6 महीने रुकने आए हैं। 6 महीने किसान राशन पानी इसलिए अपने साथ लेके आया है क्योंकि उसको ये राशन पानी कहीं से खरीदना नहीं पड़ा है। वो आटा उनके घर में है, लकड़ियां उनके खेत में हैं, चूल्हे उनके अपने बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कोई तैयारी नहीं की इस आंदोलन को लेके। गांव में एक हुआ कि हम 10 ट्राली भर के ले जाएंगे और 10 ट्राली के हिसाब से इतने लोग हैं और हमें इतना दिन का वहां पे रुकना पड़ सकता है क्योंकि आंदोलन हो सकता है लंबा चल जाए, क्योंकि कानून तो एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता, या हो सकता है सरकार से बातचीत लंबी। अब वो उन्होंने फिर किसानों ने अपने हिसाब से उसकी तैयारियां की और इसी बात से दिल्ली डर गई कि ये तो 6 महीने बैठना है। भाई वो तो एक दिन भी बैठने के लिए खुश नहीं है। वहां पे खेतों में काम पड़े हैं सबके, सारे के सारे किसान चाहते हैं कि मोदी जी उनकी फरियाद सुन लें और वो यहाँ से चुपचाप निकल लें। 300 किलोमीटर से किसान आए हुए हैं, क्या वो दिल्ली रुकने के लिए आए हुए हैं? वो मजबूरी उनको लेके आई हुई है। और अच्छा होगा हम उनको शाहीन बाग और पता नहीं क्या क्या घोषित करने की बजाय उनको हाथ जोड़ लें, नमन कर लें, क्योंकि उनकी वजह से हम सबके पेट भरे जा रहे हैं। पूरे भारत का, हरियाणा और पंजाब का जो अन्नदाता है वो आधे भारत का पेट भरता है। तो इस जो पूरे आंदोलन में है, एक ही बस जो डर हमेशा सबको लगा हुआ है वो यही है कि अब तक चल रहा ये अनुशासित आंदोलन किसी तरीके से कोई साजिश का शिकार ना हो। बस अगर किसान इसी तरीके से आंदोलन को चलाए रखा, किसानों ने इसी तरह अपना धैर्य बनाए रखा, तो उनकी मांगों पे कुछ ना कुछ उसका फल जरूर निकल कर आएगा। और दिल्ली को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसानों से। किसान कोई रुकने का इरादा नहीं करके आए हैं वहां पे, वो तो एक दिन भी नहीं रुकना चाहते। उनकी मांग पूरी हो जाए वो यहाँ से चले जाएंगे। तो उनको आप देखिए किस तरह के चीजें होंगी कि एक बाप किसानों के धरने पे दिल्ली में है और उसका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो रहा है। दोस्तों तालमेल देखिए, हरियाणा और पंजाब के जो किसान, मैं एक बंदे से मिला, वो 2 भाई हैं। एक भाई दिल्ली धरने पे है, दूसरा भाई जम्मू कश्मीर में सेना में है। अभी उसकी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी है। तो उसने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान भी उसके भाई को गोली लगी थी। तो अब वो दोनों भाई बात करते हैं आपस में दिन में कि भाई क्या रहा किसानों का। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं। पत्रकारिता की दृष्टि से हर किसान एक कहानी है। हर किसान की, जिस किसान से भी मिलो उसके अपने अपने दर्द हैं, अपनी अपनी तकलीफें हैं, और उनको सुनना और समझना एक जीवन में नया दृष्टिकोण पैदा करेगा। इसलिए मेरी ये एक अपील भी समझिए कि दिल्ली में जो पत्रकार स्टूडियो में डरे बैठे हैं और किसानों को बदनाम करने पे लगे हैं, वो अपना अहम त्याग कर किसानों के बीच जाएं, उनसे बातचीत करें और उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि किसान है तो ये देश है, हम सब हैं। शुक्रिया दोस्तों।